अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हम एमसीक्यूज़ प्रिपरेशन के अंदर बॉटनी का पेपर 2017 का जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। ना दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। ये वही क्वेश्चन है जो पिछले दो पेपर्स के अंदर भी मैं बता चुका हूँ। हीट्रोस्पोरी इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक। अब मैंने बताया था कि स्लेजिनेला, ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो स्लेजिनेला जिसके अंदर दो तरह के स्पोर्स बनते हैं। लाइकोपोडियम इसी के ग्रुप से बिलोंग करता है, बट अगेन यानी लाइकोप्सिडा से बिलोंग करता है, लेकिन इसके अंदर होमोस्पोरी होती है। इक्विस्टिटम स्फेनोप्सिडा को कहते हैं। स्फेनोप्सिडा इसके बाद आते हैं, लेकिन अगेन इनके अंदर भी होमोस्पोरी होती है। अल्वा जो है ये एल्गी की एग्जांपल है। इसके अंदर भी स्पोर्स बनते हैं, लेकिन वो सारे के सारे स्पोर्स एक ही तरह के होते हैं, तो इसमें भी होमोस्पोरी होती है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज़ नॉट फाउंड इन, ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। ड्यूट्रोमाइकोटा फंजाई का वो डिवीजन है कि जिसके अंदर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाई जाती। बाकी तीनों के अंदर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है। ना बैक्टीरिया ग्रो एंड मल्टीप्लाई वेरी रैपिडली ड्यूरिंग दिस फेज। अच्छा, ये बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। हमारे पास चार जो है ना वो फेजेस होते हैं। जो जब हम किसी भी बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए लगते हैं तो हम देखते हैं कि इनिशियली जो है उस बैक्टीरिया का नंबर कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल ये वो वक्त है कि जिसमें जितने बैक्टीरिया थे उतने ही बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया का नंबर इंक्रीज़ नहीं हो रहा। तो ये फेज़ जो है ये कहलाता है लैग फेज़, यानी बैक्टीरिया की जो डिवीज़न है वो अभी लैग कर रही है। आप ये टीचर से बहुत सुनते होंगे कि हमारा कोर्स जो है वो लैग कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। तो बैक्टीरिया की डिवीज़न भी आपको डिले होती हुई नज़र आती है, यानी इस फेज़ के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने बैक्टीरिया आपने डिश के अंदर रखे थे उतने ही बैक्टीरिया होते हैं, उनका नंबर इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं होता। इस फेज़ में बेसिकली बैक्टीरिया अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है डिवीजन के लिए। उसके बाद क्या होता है, बहुत तेज़ी से बैक्टीरिया का नंबर जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये फेज़ के जिसके अंदर बैक्टीरिया का नंबर बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है ये कहलाता है लॉग फेज़। तो लॉग आप एक्सपोनेंट उसके लिए इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। तो ये एक्सपोनेंशियली डिवाइड करते हैं, ठीक है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। बहुत तेज़ी से बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड करते हैं, उनका नंबर बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होता है। तो इसी फेज़ के बारे में पूछा गया है कि किस फेज़ के अंदर जो है बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते हैं वेरी रैपिडली, बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद एक फेज़ आता है जिसके अंदर दोबारा से बैक्टीरिया का नंबर स्टेशनरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितने बैक्टीरिया नए बन रहे होते हैं, देखिए इस लेवल पे आके स्टेशनरी नहीं हुआ, इस लेवल पे आके स्टेशनरी हुआ है कि जितने बैक्टीरिया नए बन रहे हैं उतने बैक्टीरिया पुराने मर रहे हैं, तो नंबर कांस्टेंट रहता है। और उसके बाद फिर डिक्लाइन या डेथ फेज़ आना शुरू हो जाता है जिसके अंदर वो नंबर डिक्रीज़ होने लगता है। तो लॉग फेज़ जो है वो फेज़ है कि जिसके अंदर मल्टीप्लाई बहुत तेज़ी से होते हैं और नंबर उनका बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होता है। ना डोमिनेंट जनरेशन इन ब्रायोफाइट्स। अच्छा, जितने भी प्लांट्स होते हैं हर प्लांट के अंदर दो जनरेशन्स होती हैं। एक मैं बता चुका हूँ, एक तरह की बॉडी वो होती है जो स्पोर्स प्रोड्यूस करती है, उसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट, और एक तरह की बॉडी वो होती है जो गैमेट प्रोड्यूस करती है, उसे हम कहते हैं गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट से स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स जो है वो बड़े होकर, स्पोर एक सेल होता है, वो जब मल्टीप्लाई करता है तो एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है जिसे गैमेटोफाइट कहते हैं। गैमेटोफाइट से गैमेट्स बनते हैं, दो तरह के गैमेट्स, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट, ये दोनों मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो जो है वो कन्वर्ट हो जाता है स्पोरोफाइट के अंदर। ना इस पूरी उसको हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट का बनना, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट का बनना ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। प्लांट्स के अंदर जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है वो कहलाती है हीट्रोमॉर्फिक, क्योंकि उनका स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट की शक्ल बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। अच्छा, अब इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने ये पूछा है कि ब्रायोफाइट्स के अंदर देखें हर प्लांट के अंदर ये दोनों जनरेशन्स पाई जाती हैं। फ़र्क ये होता है कि किसी में ये वाली जनरेशन डोमिनेंट होती है, यानी मेन प्लांट ये होता है और ये छोटा सा होता है, और किसी में ये वाली डोमिनेंट होती है। तो जो अर्ली प्लांट्स हैं जिन्हें हम ब्रायोफाइट्स कहते हैं उनमें गैमेटोफाइट जो होता है उनका डोमिनेंट होता है और स्पोरोफाइट जो है वो रिड्यूस होता है, ठीक है, थोड़ा छोटे साइज़ में छोटा होता है और थोड़े वक्त के लिए बनता है। स्पोरोफाइट किस में डोमिनेंट होता है? स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है जितने भी आपके ट्रैकियोफाइट्स हैं उनके अंदर डोमिनेंट होता है। तो इन्होंने यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डोमिनेंट जनरेशन ब्रायोफाइट्स की कौन सी होती है, तो ब्रायोफाइट्स में उनका गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है और स्पोरोफाइट क्या होता है? रिड्यूस। थैलस किसे कहते हैं? थैलस कहते हैं जो अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होती है। ब्रायोफाइट्स की जो बॉडी होती है उसमें रूट, स्टेम और लीव्स आपको प्रॉपर्ली नज़र नहीं आते, ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम और लीव्स मौजूद नहीं होती, तो हम उसे थैलॉइड बॉडी भी कहते हैं। या जो एल्गी है उनकी बॉडी जो होती है वो भी थैलॉइड बॉडी कहलाती है। थैलस एक बॉडी होती है जो अनडिफरेंशिएटेड होती है। एंथीरियम बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को कहते हैं जो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। नाउ दिस टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस इन्वॉल्व्स इंजेक्शन ऑफ सॉलिड मटेरियल। एंडोसाइटोसिस हम किसे कहते हैं? किसी भी बड़े पार्टिकल का सेल के अंदर आना जो है वो एंडोसाइटोसिस कहलाता है। ये एक सेल है और ये चीज़ अंदर आना चाह रही है, तो कुछ इस तरह का प्रोसेस आपने देखा होगा कि मेम्ब्रेन जो है ना, मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ मूव करती है, ये चीज़ अंदर की तरफ आ रही है, ठीक है, फर्दर मेम्ब्रेन
जो है वो अंदर की तरफ मूव करेगी और फिर ये दोनों मेम्ब्रेन यहाँ से फ्यूज़ हो जाती हैं और यहाँ से फ्यूज़ हो जाती हैं, तो ये पार्टिकल जो है ये एक बैग के अंदर अंदर आ जाता है। ये प्रोसेस कहलाता है एंडोसाइटोसिस। अब अगर सॉलिड पार्टिकल आ रहे हैं तो इसे हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस, और अगर लिक्विड पार्टिकल आ रहे हैं तो उसे हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। ठीक है, सॉलिडोसाइटोसिस नहीं कहते। ठीक है, ये बहुत अच्छा इन्होंने वो दिया हुआ है, सॉलिड के उससे सॉलिडोसाइटोसिस नहीं होता। एक्सो का मतलब होता है बाहर जाना ना। फेगोसाइटोसिस कहते हैं सॉलिड पार्टिकल को इंजेस्ट करने को। इसी वजह से आपके इम्यून सिस्टम के एक तरह के सेल्स हैं जिन्हें हम फेगोसाइट्स कहते हैं। अब ये फेगोसाइट्स जो होते हैं ये वो सेल्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया वगैरह को या जो भी फजूल पार्टिकल्स बॉडी के अंदर होते हैं उन्हें खा जाते हैं, तो वो भी सॉलिड होते हैं, तो इसी वजह से उन्हें फेगोसाइट्स कहा जाता है ना। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल टेक प्लेस इन, मैंने बताया था पिछली वीडियोस के अंदर कि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें जो फूड है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है टू प्रोड्यूस एनर्जी। ज़्यादातर जो मॉलिक्यूल इस्तेमाल किया जाता है हमारे पास वो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है। अब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के दो तरीके, या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करें या ऑक्सीजन की एब्सेंस में करें। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है, और एब्सेंस में करेंगे तो एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो दोनों में और क्या फ़र्क होता है? जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ते हैं तो वो कम्प्लीटली टूट जाता है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की, और यही वजह है जब कम्प्लीटली आप किसी चीज़ को तोड़ेंगे तो उसमें जितनी भी एनर्जी थी वो सब बाहर आ जाएगी। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो है वो कम एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि इसके अंदर वो कम्प्लीटली नहीं टूटता, बल्कि ग्लूकोज या तो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, लैक्टिक एसिड के अंदर, या वो कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल के अंदर। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है जो कि अभी भी बॉन्ड्स की सूरत में जो है ना वो मॉलिक्यूल में मौजूद होती है। दैट इज़ वाई एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रही है एरोबिक में और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगी एनारोबिक में। नाउ इन एंजियोस्पर्म रिप्रोडक्टिव पार्ट इज, ये जो तीन पार्ट्स हैं इन्हें मिलाकर हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है, इनका कोई ताल्लुक रिप्रोडक्शन से नहीं होता, तो एक बच गया, वो है फ्लावर। एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट है कि जिनके अंदर फ्लावर पाया जाता है और फ्लावर ही उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं उनके अंदर पाया जाता है कोन, उनका कोन जो है ना वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना। ग्लाइकोलाइसिस अकर्स, ये पहले भी आ चुका है, साइटोप्लाज्म, उसमें था साइटोसोल। साइटोसोल बेसिकली साइटोप्लाज्म के लिक्विड पोर्शन को कहते हैं, उसी में एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो चाहे साइटोप्लाज्म हो चाहे साइटोसोल, एक ही बात है। ऑल प्रोकैरियोट्स आर क्लासिफाइड इन दिस किंगडम। तो प्रोकैरियोट्स वो होते हैं कि जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। ट्रू न्यूक्लियस क्या है? हर वो न्यूक्लियस के जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, यानी जो लिक्विड होता है अंदर, न्यूक्लियोलस पाया जाता है, ये ट्रू न्यूक्लियस होता है। ये यूकैरियोट्स में पाया जाता है, ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। तो प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं, और भी डिफरेंसेस हैं। इन्हें मिलाकर रखा गया है एक किंगडम के अंदर, जिसका पुराना नाम मोनरा है और नया नाम जो है इसका वो किंगडम प्रोकैरियोटे है। ठीक है, बाकी फंजाई के अंदर फंगस आते हैं, प्रोटोक्टिस्टा के अंदर हर वो ऑर्गेनिज्म आ जाता है जो इसमें ना आ सके, इसमें ना आ सके, इसमें ना आ सके, और एनिमेलिया में ना आ सके। बचा कुछ जो भी है वो प्रोटोक्टिस्टा के अंदर आता है। नाउ स्पेशल लीव्स विच बेयर स्पोरेंजिया आर कॉल्ड। अब ये स्पोरेंजिया क्या है? मैंने आपको बताया कि प्लांट्स में एक बॉडी वो होती है, एक जनरेशन होती है जिसका काम होता है स्पोर्स प्रोड्यूस करना, उसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट के अंदर तो आपको रूट भी नज़र आएगी, स्टेम भी नज़र आएगा, लीव्स भी नज़र आएंगे। तो ये स्पोर कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? तो इसी स्पोरोफाइट के अंदर एक ख़ास तरह का बर्तन समझ लें या एक तरह का स्ट्रक्चर समझ लें जिसको हम नाम देते हैं स्पोरेंजियम का। देखें, हमारे घर के अंदर बहुत सारे कमरे होते हैं, बहुत सारे एरियाज़ होते हैं, लेकिन उसमें एक जगह है जहाँ पे खाना बनता है, उसे हम किचन का नाम देते हैं। ठीक है, रूम्स में नहीं बनता, बाथरूम्स में नहीं बनता, ठीक है, लाउंज में नहीं बनता। बिल्कुल इसी तरीके से स्पोरोफाइट की पूरी बॉडी के अंदर कहाँ स्पोर्स बनते हैं तो वो कहलाता है स्पोरेंजियम। अच्छा, अब ये जो स्पोरेंजियम है ना, ये कुछ ख़ास तरह के लीव्स में होता है। एक लीव्स तो वो हैं कि जिनका काम है फोटोसिंथेसिस करना, ठीक है। एक कुछ ख़ास तरह के लीव्स होते हैं जिनके अंदर ये बर्तन पाया जाता है, ठीक है। वो ख़ास तरह के लीव्स जो हैं उनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है स्पोरोफिल। तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि स्पोरोफिल, स्पोरेंजियम जिन लीव्स के अंदर होते हैं, स्पेशल लीव्स के अंदर, उन्हें स्पोरोफिल का नाम देते हैं। अच्छा, बाकी क्या है? पैराफाइसिस। पैराफाइसिस कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मेल और फीमेल गैमेट्स बनाने वाली बॉडीज़ जो होती हैं, लाइक एंथीरिडियम है और आर्किगोनियम है। ये एंथीरिडियम है, तो इसके अंदर गैमेट्स बन रहे होते हैं, तो इसके साथ ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो निकले हुए हैं ये पैराफाइसिस कहलाते हैं। और ये किस काम आते हैं? ये इन्हें मॉइस्ट रखते हैं। अगर ये पैराफाइसिस ना हो तो ये एंथीरिडियम ड्राई हो जाएगा, और ड्राई हो जाएगा तो इसके अंदर के गैमेट्स मर जाएंगे।
प्रोटोनीमा किसे कहते हैं? जो ब्रायोफाइट्स की एक क्लास है जिसका नाम है मस्की, जिन्हें मॉजिस भी कहते हैं, उनके अंदर ये एक स्टेज हमें नज़र आता है जिसे हम प्रोटोनीमा का नाम देते हैं। लाइफ साइकिल के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है। स्पोरोपोलिनिन एक तरह का पॉलीमर है जो कि कुछ प्लांट्स बनाते हैं और ये हाईली रेजिस्टेंट होता है। अच्छा भाई, नेक्स्ट हमारे पास है, दोबारा ये क्वेश्चन आ गया, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की प्रोड्यूस करती है कितने एटीपी? अच्छा, मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि 36 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। अब इन केस अगर 36 एटीपी नहीं दिया हुआ तो 38 एटीपी आप लगा सकते हैं, बट अगर 36 दिया हुआ है तो आप 36 लगाएंगे, बिकॉज अगर आप इंटरनेट के ऊपर भी जाकर देखें तो 36 ज़्यादातर जगहों पर आपको 36 नज़र आएगा, इक्का दुक्का जगहों के ऊपर आपको 38 भी नज़र आएगा, बिकॉज ये रेंज दी हुई होती है 36 से 38 एटीपी जो है, बट यूजुअली 36 आपका आंसर होगा। अगर 36 नहीं है तो फिर आप 38 लगा सकते हैं। नॉन लिविंग पार्ट ऑफ अ प्लांट सेल इज, अच्छा हमारे पास हमें बताया कि जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो लिविंग पोर्शंस होती हैं। लिविंग पोर्शंस इसलिए कहते हैं उन्हें क्योंकि उनके अंदर आपको मूवमेंट नज़र आती है, जो वो फ्लूइड होती हैं और उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर मूव करते हैं, करीब आते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें अंदर या बाहर जाती हैं। तो तीनों के अंदर मेम्ब्रेन है, अगर आपको नहीं भी पता तो अच्छा हाँ, ये एक अलग चीज़ आ गई। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों के अंदर मेम्ब्रेन आ रहा है, तो ये लिविंग पोर्शन होता है। अब आ जाता है टोनोप्लास्ट। अब ये टोनोप्लास्ट मैंने पिछले 2019 के अंदर आई थिंक क्वेश्चन आया था। वैक्यूल की जो लेयर होती है, ठीक है, वैक्यूल है ये, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन, इसको नाम देते हैं टोनोप्लास्ट का। तो अगेन ये भी क्या है, ये भी एक मेम्ब्रेन है। तो मेम्ब्रेन्स जो होती है लिविंग पोर्शन होता है, जो सेल वॉल होती है वो नॉन लिविंग पोर्शन कहलाता है ना। और क्या है भाई, हाँ, द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज व्हाट? वाटर पोटेंशियल कहते हैं किसे? वाटर पोटेंशियल कहते हैं द एनर्जी ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एनर्जी है, जो पोटेंशियल है काम करने का, देखिए कोई भी किसी भी चीज़ के अंदर जब एनर्जी होती है तो वो कुछ वर्क कर सकता है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एनर्जी है उससे वो फ्लो करते हैं, ठीक है। अब ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स की, फ्री वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है, उस पूरी तमाम एनर्जी को मिलाकर हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल। ये आसान तरीके से समझा रहा हूँ, एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये। अब हमारे पास ये एक बीकर है जिसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, सारे के सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, कोई और नहीं है, कोई सॉल्यूट नहीं है। और ये हमारे पास एक कंटेनर है कि जिसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स भी हैं और इसके अंदर एक मैं डाल देता हूँ सॉल्यूट, ठीक है। ये वाला मॉलिक्यूल जो है ये किसी भी सॉल्यूट का है, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड का है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप देखें कंटेनर ए के अंदर सारे के सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये आज़ाद हैं, ये फ्रीली फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो पोटेंशियल है काम करने का वो मैक्सिमम है। तो प्योर वाटर जो होता है उसका जो पोटेंशियल होता है टू फ्लो, टू वर्क, वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। जब आप किसी भी प्योर वाटर के अंदर सॉल्यूट ऐड करते हैं तो ये सॉल्यूट का पार्टिकल क्या करता है, इस वाले मॉलिक्यूल को, इस वाले मॉलिक्यूल को, इस वाले मॉलिक्यूल को, इस वाले मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, अपने साथ बाइंड करके रख लेता है। अब जब इसने इन मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर लिया तो ये वाले मॉलिक्यूल्स आज़ाद नहीं है, ये वाले आज़ाद हैं, ये वाले आज़ाद हैं। तो इसके मुकाबले में इसकी जो एबिलिटी है फ्लो करने की वो डिक्रीज़ हो गई, यानी इसका जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो कंटेनर ए जो है उसमें प्योर वाटर है और कंटेनर बी जो है उसके अंदर कोई सॉल्यूट डाल चुके हैं हम, यानी सोल्यूशन बन चुका है। तो प्योर वाटर जो है, यानी इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे सॉल्यूट ऐड होता जाएगा जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किसका हुआ? सबसे ज़्यादा पोटेंशियल हुआ प्योर वाटर का। तो प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो मैक्सिमम होता है और इसके लिए जो नंबर दिया गया है वो है 0। तो अब आप जब सॉल्यूट डालेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज़ होगा, तो 0 से जब आप नीचे की तरफ जाते हैं तो -1, -2, -3, इस तरह से आप माइनस में जाएंगे। तो प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो मैक्सिमम होता है और सॉल्यूट ऐड करने से वो नेगेटिव के अंदर जाता है। Now this protoctis has isomorphic alternation of generation. ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट और गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है, ठीक है। प्लांट्स जितने भी हैं उनके अंदर जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है वो हेटेरोमॉर्फिक होती है। क्यों? क्योंकि उनका जो स्पोरोफाइट है और जो गैमेटोफाइट है वो दिखने में अलग अलग नज़र आते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास कोई भी प्लांट नहीं दिया हुआ, ठीक है। अच्छा, उन्होंने पहले ही कहा हुआ है प्रोटॉक्टिस। प्रोटॉक्टिस वो होते हैं जो प्लांट से डिफरेंट हैं, ये अलग किंगडम के अंदर आते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर से सबसे पहले इसे हटा देते हैं क्योंकि ये है फाइटोफ्थोरा। फाइटोफ्थोरा जो है ये फंजाई की तरह का होता है, ठीक है। इसके अंदर इस तरह की ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होती। क्लोरेला एल्गी है, इसमें होनी चाहिए, लेकिन चूंकि ये यूनिसेलुलर है तो इसके अंदर कोई बॉडीज नहीं होती, इसमें से वेस्ट सेक्सुअल प्रोडक्शन होती है। यूग्लिना अगेन यूनिसेलुलर है, इसके अंदर भी कोई ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होती, इसमें प्लांट और एनिमल के मिक्स कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं। तो बच गया अल्वा। अल्वा जो है ये एक मल्टी सेलुलर एल्गी है, इसके अंदर दोनों तरह की जनरेशंस पाई जाती हैं और वो दोनों सेम दिखती हैं,
दैट इज़ वाई हम कहते हैं आइसोमॉर्फिक, सेम शक्ल होती है इनकी। फ़र्क किस चीज़ से होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम से। जिस बॉडी के अंदर 26 क्रोमोसोम्स होंगे वो स्पोरोफाइट होगा, और जिसके अंदर 13 क्रोमोसोम्स होंगे वो होगा गैमेटोफाइट। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। कार्निवोरस प्लांट जो है वो इंसेक्ट्स को क्यों ट्रैप करते हैं? क्योंकि वो जिस मिट्टी में होते हैं वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। नाउ द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, कहाँ गया? द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ पिगमेंट सिस्टम और फोटो सिस्टम इज व्हाट? तो अगर आप वो देखें, डायग्राम देखें, अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो ये डायग्राम अगर आप देखें तो ये पूरी कहानी है जो कि लाइट रिएक्शन की है। दो फोटो सिस्टम है हमारे पास। एक हमारे पास फोटो सिस्टम 680 के नाम से है, जिसे PS2 कहते हैं, और ये फोटो सिस्टम 700 के नाम से है, ये फोटो सिस्टम 1 है। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, फोटो सिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये हमारे पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जिसके पास ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और ये यहाँ से होते हुए फोटो सिस्टम 1 के पास आते हैं। फोटो सिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे वो यहाँ से होते हुए जाते हैं NADPH के पास। तो ये जो पूरा फ्लो है, यहाँ से लेकर इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ से जाना, यहाँ तक पहुँच जाना, ये कहलाता है नॉन साइक्लिक। ये नॉन साइक्लिक फ्लो है। और कई बार ऐसा होता है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे वो घूम के आते हैं किसके पास? साइटोक्रोम के पास, और वापस आ जाते हैं इसके पास। तो ये साइक्लिक कहलाता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो ये था कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकले थे फोटो सिस्टम से वो किस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाते हैं? वो बेसिकली हमारे पास फियोफाइटिन है, ठीक है। फियोफाइटिन के बाद ये कहानी जो है ये होती भी जाती है साइटोक्रोम्स के पास। साइटोक्रोम्स के बाद ये प्लास्टोसाइनिन है, और उसके बाद ये जाते हैं फोटो सिस्टम 1 के पास। ना यीस्ट जो है ये जनरली रिप्रोड्यूस करता है बाय व्हाट मेथड? तो ये सारे मेथड जो आपको नज़र आ रहे हैं ये कोनिडिया है। स्पर्म तो कोई मेथड नहीं है, बडिंग मेथड है और फिजन मेथड है। ये तीनों मेथड जो हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड है। यीस्ट के अंदर मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अच्छा, अब ये जो कोनिडिया है इसके अंदर बेसिकली होता यह है कि कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिन्हें हम कोनिडिया कहते हैं। ये स्पोर की तरह के ही होते हैं, बट फ़र्क ये होता है कि ये स्पोरेंजियम के अंदर नहीं बनते, ठीक है। ये एस्कोमाइकोटा के अंदर देखने को मिलता है, जो सेकंड डिवीज़न है आपकी फंजाई की। जो फिजन है, फिजन तो बहुत सिंपल सा है। एक सेल होता है जो कि ब्रेक हो जाता है दो के अंदर, बैक्टीरिया से लेकर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के जिनके अंदर आपको फिजन देखने को मिलता है। बडिंग के अंदर क्या होता है कि एक छोटी सी ग्रोथ निकलती है। ये एक सेल है, इसके अंदर से एक छोटी सी ग्रोथ निकलेगी, आहिस्ता आहिस्ता साइज में बड़ी होती जाएगी और फिर ये अलग हो जाएगी। तो ये बडिंग वो मेथड है जो कि कॉमनली यीस्ट एम्प्लॉय करता है रिप्रोडक्शन के लिए। नाउ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, मैंने पहले भी बताया था, ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है। ये दो मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। ये सर्कुलर से स्ट्रक्चर्स हैं। एक थाइलाकॉइड कहलाता है, सारे मिलाकर ग्रेनम कहते हैं। यहाँ पे लाइट रिएक्शन होता है, और बाकी जो जितना भी एरिया है ये सराउंडिंग, ये स्ट्रोमा कहलाता है। यहाँ पर डार्क रिएक्शन होता है। सो दिस इज इट। ये हमारे पास 2017 का क्वेश्चन पेपर था। बारी बारी हम जो है वो बाकी सारे क्वेश्चन पेपर भी करते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा रिव्यू करते रहेंगे, ताकि जो क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व करने किस तरह है वो भी पता लग जाए, और जो टॉपिक है वो भी थोड़ा सा रिव्यू हो जाए।